अच्छा भाई, अब नेक्स्ट टॉपिक अभी जो मैं स्टार्ट कर रहे हैं वो मैग्नेटिज्म, या फिर इसे हम अपने सिलेबस के लिहाज से मैग्नेटिक फील्ड का नाम भी दे सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सारी चीजें आगे जाके जो है वो कंबाइन ही हो जाती हैं। इसमें पहले बेसिक मैग्नेटिज्म को थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि मैग्नेटिज्म क्या होता है, कुछ पॉइंट्स बना के लिखना शुरू करते हैं। देन उसके बाद फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पहली चीज, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है, ये टॉपिक सारे लोगों ने पढ़ लिया। ये पूछूंगा नहीं कि क्या होता है, मगर पढ़ लिया सबने। पढ़ा क्या होता है, क्या मैग्नेटिज्म। इस मामले में पेरेंट्स और टीचर इनकी बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता। बता दो कुछ नहीं होगा, वो बताने के बाद से तो सब कुछ शुरू होता है फिर। हाँ भाई, मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है, सिंपल से मीनिंग, कोई हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जा रहे। मैग्नेटिज्म का मतलब पहले कॉल रिसीव करके आंसर करते हैं, फिर हम बाद में पढ़ लेंगे। देखिए, मैग्नेटिज्म का मतलब ऑल द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू मैग्नेट। जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैग्नेट से रिलेटेड, वो सब कहलाती है मैग्नेटिज्म। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज के लिए ऐसे अगर हम बात करें, तो अगर हमारे पास यहाँ पे एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट के बेसिकली दो पोल्स हैं। मैग्नेट का प्रैक्टिकल किया है? मैग्नेट का प्रैक्टिकल अभी नहीं। वैसे तो सेकेंड ईयर में भी एक मैग्नेटिक फील्ड का प्रैक्टिकल है, सही है, मगर बस ऐसे ही पता होना चाहिए बस, क्योंकि कॉलेज में भी ज्यादातर अपैरेटस का है नहीं ना। मगर 9-10 में मैग्नेट का प्रैक्टिकल किया होगा। 9-10 में मैग्नेट का प्रैक्टिकल किया, जिसमें कितने मैग्नेट इस्तेमाल होते हैं मैग्नेट के प्रैक्टिकल में? बजाहिर दो, और हकीकतन जो है देखा जाए तो 3 मैग्नेट इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ठीक है। किस तरह से भाई, एक मैग्नेट तो आप यूज कर रहे हैं, ये वाला मैग्नेट कौन सा है, बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट की एक साइड जो है वो यहाँ पे क्या है, नॉर्थ, और एक साइड जो है वो यहाँ पे क्या होती है, साउथ, ठीक। और नॉर्थ और साउथ के लिहाज से बेसिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं हम, एंड रिजल्ट पे तो अभी जान ही रहे, सारी इंफॉर्मेशन ही जमा कर रहे हैं। कुछ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं जो कि नॉर्थ वाली साइड से इमिट होती हैं, एंड साउथ वाली साइड पे जाके जो है वो एब्जॉर्ब हो रही होती हैं। यानी इनका जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल होता है, ठीक है। मतलब अगर हम डायरेक्शन ड्रॉ कर रहे हो, बच्चे बात नहीं करिएगा, कुछ भी पूछना तो पूछ लीजिएगा, मगर आपस में नहीं। कुछ भी पूछना हो तो मुझसे पूछिएगा, आपस में बात नहीं करिएगा। नॉर्थ से लाइन ऑफ फोर्सेज एमिट हो रही हैं, और साउथ में जाके ये सारी लाइन ऑफ फोर्सेज जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। मैग्नेट के जो कॉर्नर्स होते हैं वहां पे मैग्नेट की पावर मैक्सिमम होती है, मिडिल पे पावर मैक्सिमम होती है। मैग्नेट की पावर मतलब अट्रैक्शन रिपल्सन, कॉर्नर्स पे मैक्सिमम है या मिडिल पॉइंट पे मैक्सिमम? कॉर्नर्स पे। कॉर्नर कहलाते हैं बेसिकली मैग्नेटिक पोल्स, और मैग्नेटिक पोल्स पे असल में मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होता है। लाइन ऑफ फोर्सेस बहुत ज्यादा करीब करीब होती हैं, इसलिए फील्ड हमेशा स्ट्रांग होती है एट पोल्स, और सेंटर की तरफ आते हैं फील्ड डिम होती जाती है, और सेंटर पे आके तो फील्ड तकरीबन तकरीबन जीरो के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो ये जो पोल्स हैं, यहाँ पे फील्ड हमेशा मैक्सिमम, मतलब मैग्नेटिक पावर मैक्सिमम, और मिड पे जाके जो पोल है, जो सेंटर ऑफ मैग्नेट वाली साइड है, यहाँ पे आके मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्रॉक्स जीरो हो जाती है, सेंटर पे लाइन ऑफ फोर्सेस होती नहीं, ठीक है। अच्छा, ये तो हम मैग्नेटिज्म की बात कर रहे थे कि मैग्नेट की सारी प्रॉपर्टीज क्या मतलब। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत बेसिक बात ना, कि सेम पोल्स हमेशा क्या होता है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, चाहे वो नॉर्थ नॉर्थ हो या फिर वो साउथ साउथ हो, क्या होगा, हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर ऑपोजिट पोल्स हैं, मतलब नॉर्थ एंड साउथ, तो यहां पे हमेशा क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन होनी चाहिए, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड में उसूलन जो पढ़ना चाहिए उसकी डायग्राम्स आती हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में। किस तरह से कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का एक रफ स्केच पता होना चाहिए। मैग्नेट्स रखे हुए, डायरेक्शन का पता चल गया नॉर्थ से साउथ तक। अब ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस में डायग्राम बनी हुई आ रही है, उसमें सही डायग्राम सेलेक्ट करनी होती है। इसके अकॉर्डिंग अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमारे पास ऑपोजिट पोल्स हैं, ऑपोजिट पोल मतलब एक साइड नॉर्थ है और एक साइड साउथ है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बनाई फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। सही है, डायग्राम सही बनाई है, गलती तो नहीं है? गलती है? क्या गलती है? नहीं, दो मैग्नेट है, इस नॉर्थ का साउथ जो है वो अलग है, और इस साउथ का नॉर्थ जो है वो अलग है। मतलब दो मैग्नेट्स है, दो मैग्नेट्स के बीच में लाइन ऑफ फोर्सेस ड्रॉ की हुई हैं, इसमें कुछ गलती है। गलती क्या है, कुछ समझ में आ रही है गलती?
एरो नॉर्थ से साउथ की तरफ ही तो है, अगर बोले तो रंग भर के बना देते हैं एरो। बात तो वही है, मगर लॉजिकली क्या गलती है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे से पैरेलल नहीं बनेंगी। डायग्राम्स अलग अलग बनी मिल सकती है, बस जाहिर लग रहा है एक जैसी डायग्राम्स है। मतलब कहीं पे डायग्राम ऐसी भी बनी हुई थी कि भाई ये वाली साइड नॉर्थ, ये वाली साइड साउथ, और इसमें ये वाली साइड साउथ, ये वाली साइड नॉर्थ। कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनी हुई है, कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ये ऊपर की तरह से बनी हुई है। ऑप्शन ए ऑप्शन बी, ऐसा लग रहा है तो दोनों सही है, मगर दोनों कैसे सही हो सकते हैं? ये वाली डायग्राम गलत और ये वाली डायग्राम सही। क्यों? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल भी तो करती हैं। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करती हैं, जब भी तो इंटरसेक्ट नहीं करती। यानी यहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लग रहा है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का आपस में कोई इंटरेक्शन है ही नहीं, ना अट्रैक्शन है ना रिपल्जन। ये तो लाइट रेज की तरह से जा रही है, ऐसा थोड़ी होता। लाइट रेज में न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल न्यूट्रल होते हैं, क्वांटा या फोटोन। लाइट रेज जाती हैं स्ट्रेट, ये थोड़ी स्ट्रेट जाती है। इनका तो इंटरनल डिस्टेंस जो है बढ़ेगा और उसके बाद कम होगा। मतलब ये वाली डायग्राम सही है और दूसरी डायग्राम जो है ये वाली गलत है। सही है। अब इसी लिहाज से कोई परेशानी, परेशानी कोई नहीं। अब इसी लिहाज से फॉर एग्जाम्पल कंडीशन को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ, बल्कि एक साइड नॉर्थ और दूसरी वाली साइड भी नॉर्थ, ऐसे केस में क्या होना चाहिए? रिपल्जन होना चाहिए ना। अब रिपल्जन में फील्ड कैसे बनी हुई होती है कि लाइन ऑफ फोर्सेस एमिट हो रही है और एक दूसरे को रिपेल कर रही है। रिपल्जन की वजह से यहां पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे से दूर दूर जा रही है। ऐसे केस में क्या होना चाहिए? फोर्स ऑफ रिपल्जन होनी चाहिए। सही है। अगर सेम डायग्राम आपको साउथ की बनी हुई मिलेगी पास्ट पेपर्स में कि भाई इधर भी साउथ है इधर भी साउथ है, डायग्राम सेम है, जो डायग्राम यहां पे बनी हुई है ऐसी ही डायग्राम यहां पे भी बनी हुई हो, बस यहां पे साउथ और साउथ है, तो साउथ तो एब्जॉर्बर होता है। तो एब्जॉर्बर के लिहाज से बस एरो का डायरेक्शन जो है वो कैसे बन जाएगा? इनवर्ट। मतलब इस तरह से। ऐसे केस से भी क्या होगा? यहां पे भी फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा। तो अट्रैक्शन वाला केस कौन सा था? ये वाला, ये सही वाली डायग्राम थी। और रिपल्जन वाला ये केस है, केस 2, केस 3। केस 1 जो है वो ये वाला केस था। देखा। अब ये तो मैग्नेटिक पोल सामने सामने रखे हुए थे। अगर फॉर एग्जाम्पल बार मैग्नेट्स को पैरेलल रख दिया जाए, बार मैग्नेट्स को या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल रख दें, तब कंडीशन क्या होगी? इस तरह की फील्ड भी हमें सेलेक्ट करनी आनी चाहिए। मैं 4 ऑप्शन बना के सही नहीं कर रहा, डायरेक्ट सही फील्ड कैसे बनती है सिर्फ वो बता रहा हूं। यहां पे एक बार मैग्नेट, इधर जो है वो एक और बार मैग्नेट। अभी कंडीशन ऐसी है कि दोनों के जो पोल्स हैं वो एक जैसे हैं, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, पैरेलल भी है और दोनों के पोल्स एक जैसे हैं। अब दोनों की फील्ड डेवलप होगी, मगर दोनों की फील्ड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस देखिएगा, क्या दोनों साइड के लूप्स की लेंथ एक जैसी है? इनमें क्या हो रहा है? रिपल्जन हो रहा है। रिपल्जन की वजह से जो भी लाइन की लेंथ है, मतलब ये जो लूप्स की लेंथ है, लूप की लेंथ इस वाली साइड पे रिपल्जन की वजह से यहां पे कॉम्पैक्ट हो रही है, कंप्रेस हो रही है। और दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो यहां पे डिस्टेंस जो है वो इसका इंक्रीज हो रहा है। तो यार डायरेक्शन वही बना हुआ होगा, नॉर्थ एमिटर है और साउथ जो है वो यहां पे क्या होना चाहिए? सिंपली इसका एब्जॉर्बर होना चाहिए। इसी तरह से यहां पे भी नॉर्थ एमिटर और साउथ जो है वो क्या हो जाएगा? इसका एब्जॉर्बर। ठीक है। अच्छा, इसी की सीक्वेंस को अगर हम ऑपोजिट कर दें, मतलब केस 5 ऐसे ड्रॉ करें कि भाई ये वाली साइड ये इसी तरह से दो बार बार मैग्नेट रखे हुए हैं। इन बार मैग्नेट्स में नॉर्थ इधर साउथ इधर, इसमें साउथ इधर नॉर्थ इधर, तब रिपल्जन तो नहीं होगी ना। ऐसे केस में क्या होगा? अट्रैक्शन होगी। और जब अट्रैक्शन हो रही है तो अट्रैक्शन के लिए इस तरह की कंडीशन डेवलप होगी। इस तरह की कंडीशन डेवलप होने का मतलब इधर भी अंदर की तरफ भी लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो यहां पे ही बनी हुई होंगी और बाहर की तरफ जो लाइन ऑफ फोर्सेस हैं ये यहां पे श्रिंक हो रही होंगी।
क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से ये पूरी सीक्वेंस बननी चाहिए। अब नॉर्थ क्या है? इसका इमिटर है, और साउथ क्या है? बेसिकली एब्जॉर्बर है। यहां पे भी नॉर्थ इमिटर, और साउथ जो है वो सिंपली क्या है? इसका एब्जॉर्बर। इस तरह की कंडीशंस डेवलप होनी चाहिए। तो जब भी ऑपोजिट पोल्स हैं तो अट्रैक्शन, और अगर सेम पोल्स हैं तो इनके बीच में क्या होना चाहिए? रिपल्जन होनी चाहिए। ठीक है, पहले तो ये कुछ कंडीशन पहले से क्लियर रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे ड्रॉ करते हैं। इसके बाद अब और बिल्कुल बेसिक चीजों की तरफ। अभी तो हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे, और इसी तरह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करें, डिफाइन कैसे कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड? वो रीजन जिसमें कोई भी मैग्नेट या मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करे, या बार मैग्नेट या मेन मैग्नेट कहीं पे भी फोर्स लगा है, वो रीजन कहलाता है बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड। मगर अब कंडीशन किस तरह की है? यहां पे जो बात अभी हम कर रहे थे ना स्टार्टिंग में, हम उससे थोड़ा दूर चले गए। मतलब हम ये बात कर रहे थे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से मैग्नेटिक फील्ड डेवलपमेंट कैसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड की एक पॉइंट के लिहाज से डेफिनेशन भी हमारे पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद थोड़ी सी कुछ और चीजों की तरफ आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन बस एक पॉइंट बना के लिख दें। इट इज अ रीजन इन विच मैग्नेट कैन एक्स। इट इज अ रीजन इन विच मैग्नेट कैन एक्स। एक्स का मतलब क्या है? अट्रैक्ट या रिपेल। वो रीजन जिससे मैग्नेट किसी और चीज को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है, वो रीजन कहलाता है बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड। इट इज अ रीजन इन विच मैग्नेट कैन एक्स। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन, लाइन ऑफ फोर्सेस वगैरह वो तो हमने देख ली। नेक्स्ट होना चाहिए मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, या मैग्नेट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, पहले तो ये क्लियर कर। मैग्नेटिक फील्ड तो पढ़ लिया, वो रीजन जिससे मैग्नेट किसी भी चीज पे एक्ट कर रहा है, मतलब अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है, वो रीजन कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट क्या होता है? तो मैग्नेट का मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों के माइंड में क्या होता है? जो अट्रैक्ट करे। भाई मैग्नेट दीवार को अट्रैक्ट करेगा क्या? नहीं ना, मतलब अट्रैक्शन ऐसे कहना तो बेकार है। मैग्नेट क्या कॉपर को अट्रैक्ट करेगा? कॉपर तो मेटल है ना। तो मैग्नेट क्या कॉपर को अट्रैक्ट करता है? एक ऑब्जर्वेशन, अट्रैक्ट करता है नहीं करता? नहीं करता। अच्छा, एल्युमिनियम को अट्रैक्ट करता है? नहीं। फिर किसको अट्रैक्ट करता है? चार चीजें। कौन कौन सी? आयरन, निकल, कोबाल्ट और स्टील। तो कोई भी ऐसा मटेरियल, चाहे वो सॉलिड हो या वो लिक्विड हो, क्या मैग्नेट लिक्विड्स की फॉर्म में होता है? होता है। ऐसे लिख के सर्च करिएगा मैग्नेटिक लिक्विड्स ना, तो मरकरी की तरह के कुछ लिक्विड्स होते हैं थोड़े से ब्लैक से शेड में, वो बेसिकली मैग्नेटिक लिक्विड्स होते हैं जो कि और मेटल की चीजों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो मैग्नेट सॉलिड फॉर्म में भी है, लिक्विड फॉर्म में भी है, गैसियस फॉर्म में पॉसिबल नहीं, सॉलिड लिक्विड दोनों में होता है। ठीक है, और मैग्नेट का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग विच अट्रैक्ट्स आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड स्टील। पॉइंट बना के लिख दो। अ सब्सटेंस या एनीथिंग which attracts which attracts iron, nickel, cobalt, and steel. A substance which attracts iron, nickel, cobalt, and steel. अच्छा, आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील, ये चार चीजों को अट्रैक्ट करने वाला मटेरियल क्या है? बेसिकली मैग्नेट है। ठीक है,
अब आपके पास बुक में जहां पे भी एग्जाम्पल मिलेगी ना, या तो आयरन की एग्जाम्पल मिलेगी या स्टील की एग्जाम्पल मिलेगी, इन दोनों की कहीं एग्जाम्पल जो है वो डिटेल में नहीं दी, ठीक है। इन दोनों में क्या फर्क है? आयरन और स्टील, ये नहीं कितने का मिलता है, देखने में कैसा लगता है, मैग्नेटिज्म का क्या फर्क है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का क्या फर्क है। ये चैप्टर पढ़ लिया, खत्म हो गया। क्या बात? आयरन जो है वो सॉफ्ट फेरोमैग्नेट कहलाता है। सॉफ्ट फेरोमैग्नेट या सॉफ्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस। सॉफ्ट मैग्नेट का मतलब ये नहीं है कि कंप्रेस हो जाता है आयरन, नहीं होता ना, ठीक है। मतलब इसमें जो प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिज्म की वो टेम्परेरी है। सॉफ्ट मतलब टेम्परेरी। आयरन टेम्परेरी मैग्नेटाइज होता है। किसी भी मैग्नेट के साथ रखे मैग्नेट बन जाएगा, मैग्नेट के साथ से हटा दें फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। यानी आयरन टेम्परेरी मैग्नेट है। और स्टील के लिहाज से अगर देखा जाए तो स्टील को बोलते हैं हार्ड फेरोमैग्नेट। हार्ड फेरोमैग्नेट भी बोलते हैं या फिर हार्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस भी बोलते हैं। एक दफा मैग्नेट के साथ रख दें, मैग्नेट बन गया, उसके बाद मेन मैग्नेट को हटा भी देना तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटिज्म मेंटेन रहेगा। तो अगर परमानेंटली प्रॉपर्टीज आ गई तो ये स्टील है, और अगर टेम्परेरी मैग्नेटिज्म डेवलप हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली आयरन है। तो मैग्नेट ऐसा कोई मटेरियल जो कि आयरन निकल कोबाल्ट स्टील सबको अट्रैक्ट करे, और मेन मटेरियल दो, आयरन स्टील। डिफरेंस क्या है, आयरन बनेगा टेम्पररी मैग्नेट और स्टील बनेगा यहां पे परमानेंट मैग्नेट। ठीक है। अच्छा, आयरन और स्टील के लिहाज से टेम्पररी और परमानेंट मैग्नेट की तो हमने बात कर ली, ठीक है। अब मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अगर हम डिफाइन करें तो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस का मतलब क्या है, आयरन, निकल, कोबाल्ट और स्टील। एनीथिंग विच इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, एनीथिंग विच इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, इन्हीं तीन चार की बात हो रही है, आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील। यही बेसिकली जो है वो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस का मतलब क्या है, ये चार ही है, आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड स्टील। ये वाला ऐसे ही चल रहा है। भी चलाओ तुम। तो भाई मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिहाज से आयरन, निकल, कोबाल्ट और स्टील। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। मैग्नेटिक सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या थी, कि ऑल ऑफ दो सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, दे आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, इन चार के अलावा कोई भी। प्लास्टिक है, रबर है, ग्लास है, कॉपर है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है। ये सब बेसिकली जो है वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। भाई सिंपल सी कंडीशन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बोलता है एल्युमिनियम की खिड़कियां बनाई हुई है, ऊपर कलर हुआ पता ही नहीं चल रहा। अब क्या करें, मैग्नेट करीब लाए, टच करके देख ले। अगर अट्रैक्शन हो रही है तो इसका मतलब है भाई रॉ आयरन लगाया हुआ है, ये कोई एल्युमिनियम नहीं है। कोई निकाल के थोड़ी चेक कर सकता खिड़कियों को भाई एल्युमिनियम की है या नहीं, मगर मैग्नेट से रख के चेक कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो एसी वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होते हैं, बोलते हैं कॉपर बाइंडिंग हुई हुई है, कॉपर बाइंडिंग के ऊपर मैग्नेट रख के देख लें। अगर वो बाइंडिंग अट्रैक्ट हो रही है ना जरा सी भी, तो इसका मतलब है मिक्स मटेरियल है या ऊपर कोटिंग हुई हुई है, अंदर कॉपर नहीं है उसमें। जो एसी की डक्ट्स लगी हुई होती है, एसी के पाइप्स लगे हुए होते हैं, ऊपर पूरा कवर लगा हुआ आता है आजकल। पहले मेटल का पाइप होता था कॉपर का, कवर अलग से आता था। अब उसके ऊपर पहले से कवर लगा हुआ आता है ताकि वो अंदर देखे नहीं उसमें है क्या, ठीक है। और बिल्कुल कॉर्नर से वो कॉपर की एक नॉब सी निकल के आ रही होती है जिसको ले जाके आउटर में कनेक्ट करना होता है।
वो भी कॉपर की नहीं होती, उसको भी स्क्रैच करके देखे ना अंदर से, उसमें भी आयरन निकलता है। इसीलिए ऐसी थोड़ी अजाब आ रहा है हमारे ऊपर, ठीक है। तो बाय कंडीशन जो है वो कंडीशन क्या है इसमें, कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि भाई कॉपर है नहीं है, गोल्ड, वो पूरा स्क्रैच करके तरीके से चेक कर रहे होते हैं, लैब भेज रहे होते हैं, भाई रख के देखे मैग्नेट को, मैग्नेट को रख के देखे अट्रैक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, अट्रैक्ट हो रहा है तो उसका मतलब है गोल्ड नहीं है कुछ और है, या फिर बहुत ज्यादा मटेरियल मिक्सिंग हुई हुई है, ठीक है। तो ये बेसिक चेकिंग हो सकती है इस तरह की किसी मटेरियल की, जिसमें नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इन चार के अलावा जो भी है वो सारे नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। बेटे बेटे बात नहीं करें, बेटे, बच्चे बात नहीं करें, बात नहीं। अभी तक कोई सवाल नहीं पूछा है, अब थोड़े बहुत सवाल। एक साइड नॉट, एक साइड साथ, ये रीजन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लेकर आए एक आयरन की कील, लोहे की जो ब्लैक वाली कील होती है इसकी बात हो रही है। पहले फील्ड से बाहर था, इसको मूव करा के फील्ड के अंदर ले आए। जल्दी नहीं करिएगा, पूरी फिजिकल कंडीशन देखिएगा। हमने इसको टच नहीं किया है, मैग्नेट से टच नहीं किया, अभी दूर है, ठीक है। तो क्या इससे मैग्नेटिज्म होगा, क्या ये मैग्नेट बनेगी आयरन की कील या नहीं बने? टच नहीं किया हुआ, सिर्फ फील्ड के अंदर लेकर आए, तो ये इसमें मैग्नेटिज्म होगा या नहीं होगा? होगा, होगा। और जब मैग्नेटिज्म होगा ना तो ये वाली साइड बन जाएगी साउथ, ये वाली साइड बन जाएगी नॉर्थ। और जो नॉर्थ और साउथ बन गए तो इसका मतलब है यहां से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एमिट होंगी फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एब्जॉर्ब भी हो रही होंगी इन अ साउथ पोल, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से स्टील है, सेम प्रॉपर्टी है कि भाई स्टील की पूरी कील थी, इस स्टील की कील को यहां पे लेकर आ गए फील्ड के अंदर, टच नहीं कर रहे हैं, फिर भी फील्ड के अंदर है, तो क्या होगा, इससे ही मैग्नेटिज्म तो डेवलप होगा। ये वाली साइड क्या हो जाएगी नॉर्थ, ये वाली साइड क्या हो जाएगी साउथ, और इसमें भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से अब एमिट होंगी और साउथ वाली साइड पे जाके लाइन ऑफ फोर्सेस एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये जो मैग्नेटिज्म विदाउट एनी टच, विदाउट एनी टच अगर मैग्नेटिज्म डेवलप हो रहा है तो ये वाले मैग्नेटिज्म को बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। ये सिंपल मैग्नेटिज्म नहीं है, टच कर दिया मैग्नेट बन गया, सिंपल मैग्नेटिज्म। मगर अगर सिर्फ फील्ड की वजह से, मैग्नेट के टच से नहीं, सिर्फ फील्ड की वजह से मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाए तो ये वाला मैग्नेटिज्म कहलाता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये आइडिया तो है, अभी हमने डिस्कस किया था आयरन की कील को बाहर ले जाए। अब इससे मैग्नेटिज्म मेंटेन रहेगा क्या? ये तो सॉफ्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस है, मतलब मैग्नेटिज्म क्या हुआ, रिमूव हो गया, रिमूव हो गया मतलब ये डीमैग्नेटाइज हो गया, ठीक है। और अगर ये आयरन की कील थी इसे मूव करा के बाहर ले आए, तो क्या इसमें अभी तक मैग्नेटिज्म है? एक साइड साउथ, एक साइड नॉर्थ, इसमें अभी भी मैग्नेटिज्म जो है वो डेवलप हुआ हुआ। और हम ये चाह रहे हैं, जैसे स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे स्क्रू भी लगे हुए होते हैं मुख्तलिफ अच्छी डिवाइसेस में, जिसमें स्क्रू खोने के चांसेस कम होते हैं, तो स्क्रू ड्राइवर स्क्रू दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके पूरे मूव करा के बाहर ले आते हैं, ठीक है। तो बाई कंडीशन इस तरह की चीजें हैं, वो स्टील की बनी हुई है, उसमें परमानेंट मैग्नेट है, इसीलिए स्क्रू ड्राइवर की जो रॉड है वो आयरन की नहीं होती, जो होती है वो बहुत ही बेकार वाले स्क्रू ड्राइवर होते हैं, ठीक है। सही वाले स्क्रू ड्राइवर की जो बेसिक रॉड है वो स्टील की होती है और वो मैग्नेटाइज भी होता है, और मैग्नेटाइज होने की वजह से स्क्रू जो है वो इजीली मूव कर लेते हैं, उससे स्क्रू गिरने के चांसेस कम होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये स्टील की कील थी, फील्ड से बाहर ले आए, और फील्ड से बाहर लाने के बाद इसमें मैग्नेटिज्म है, इसे मैग्नेटिज्म है, ठीक है। अब इसका मैग्नेटिज्म खत्म करना है, इसका मैग्नेटिज्म खत्म करना है, नॉर्थ साउथ खत्म करना है, आप क्या करें? मारे इसको, उठाई करें, मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। हाँ ऐसे ही होता है, हाँ हाँ सही बता रहा हूं। तो एक मेथड है हैमरिंग, मेथड है हैमरिंग या स्ट्राइकिंग। आप बार बार गिराते रहिए कील को,
अगर मैग्नेटाइज हुई भी है थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, सारा जो स्ट्रक्चर है मिक्सअप हो जाएगा, और नॉर्थ साउथ स्ट्रक्चर खत्म होने की वजह से मैग्नेटिज्म भी इसका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसीलिए शायद कभी ऐसा हुआ हो कि जब लैब में हम इसका प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं ना, तो टीचर्स बोलते हैं भाई इसको गिराना नहीं, क्योंकि अगर बार बार वो मैग्नेट गिरता रहेगा, या फिर कुछ लोग होते हैं पहुंचे जैसे पेन से नहीं म्यूजिक दे रहे होते हैं, ये सर मैग्नेट से भी म्यूजिक दे रहे होते हैं, ये इंटरनली म्यूजिशियंस है, ये गलत पढ़ाई में आ गए, ठीक है। अब अगर जो है वो उसको कंटिन्यूसली हिट करते रहे तो हिट करने से मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। तो डीमैग्नेटाइजेशन का पहला मेथड जो है वो क्या है, बाय स्ट्राइकिंग या बाय हैमरिंग। पहला पॉइंट डीमैग्नेटाइजेशन के लिए लिख दीजिएगा, डीमैग्नेटाइजेशन पहला पॉइंट बाय हैमरिंग या स्ट्राइकिंग। डीमैग्नेटाइजेशन करवाना है तो पहला कौन सा हो गया, स्ट्राइकिंग या हैमरिंग। स्ट्राइकिंग हैमरिंग अगर नहीं कर सकते तो फिर क्या करें, और क्या करें इसके अलावा। By continuously changing the magnetic field in a magnet, we can demagnetize the magnet। मतलब मैग्नेट में से मैग्नेटिक फील्ड को गुजारे, मैग्नेट में से अदर दूसरी मैग्नेटिक फील्ड को गुजारे और कंटिन्यूसली नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन को चेंज करते रहे, तो उसमें से मैग्नेटिज्म खत्म हो सकता है। अब मैग्नेट में से मैग्नेटिक फील्ड गुजार रहे हैं बहुत स्ट्रांग, ताकि वो बेसिक मैग्नेटिक फील्ड से रिपल्जन अट्रैक्शन नहीं हो रहा, वो फील्ड इतनी स्ट्रांग है कि मैग्नेट के अंदर से क्रॉस कर रही है, और कंटिन्यूसली उसके डायरेक्शन चेंज हो रहे हो, तो उससे क्या होता है, ये मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो सकता है। मगर ये तो बहुत मुश्किल काम होगा ना, इसको आसानी से करना है। एक ऐसी डिवाइस होती है जो सर्कल में घूमी हुई होती है, स्प्रिंग की तरह की, स्प्रिंग की तरह का एक वायर होता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉइल तो है, उसका कुछ पर्टिकुलर नाम था, एस से आता था, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड सही है। अच्छा, अगर अब कुछ चीजें जरा पूछते हैं, यहां पे हमारे पास एक मैग्नेट था, मैग्नेट का एक पोल नॉर्थ एक पोल साउथ, सही है। यहां पे लाके हमने इसके ऊपर मेटल का वायर लाइक रबर कोटिंग उतार दी, इस पे से रबर कोटिंग उतारी, डायरेक्ट जो कॉपर का वायर था वो कॉपर का वायर लाके यहां पे टच कर दिया, टच हो गया, मेटल से मेटल टच हो गया, मतलब करंट गुजरेगा इसके अंदर से, और यहां पे लाके ये वाला करंट सप्लाई कर दी। अच्छा, ये वाला जो करंट है ये कौन सा होता है, ऑल्टरनेटिव, या फिर ऐसे भी शो करते हैं, ऑल्टरनेटिव करंट को ऐसे भी शो कर रहे होते हैं, ऐसे भी शो करते हैं। डायरेक्ट करंट को कैसे शो करते हैं, ऐसे, या फिर ऐसे। इन दोनों में क्या फर्क है, नहीं ये तो दोनों डीसी है ना, दोनों डायरेक्ट करंट है, नहीं दोनों डायरेक्ट करंट सोर्सेज हैं, इनमें क्या फर्क क्या है, ये बैटरी है और ये सेल है। बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बैटरी दो सेल लगा दें, तीन सेल लगा दें, सेल्स का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी की बैटरी होती है, गाड़ी की बैटरी में क्या है, बहुत सारे सेल्स होते हैं अंदर, प्लेट्स 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 सी दी हुई होती है। हाइब्रिड की बैटरी में भी क्या होता है, अलग अलग सारे सेल्स मिलते हैं, बीच में सेल वीक हो गए, अब वो पूरा चेक करते हैं ना हाइब्रिड में, तो भाई चेक किया इसमें से चार सेल वीक है, तो वो फिर बताता है छह सेल चेंज करा दें, ठीक है। फिर वो छह चेंज कराते हैं, थोड़ी देर से बाद 3-4 महीने फिर मसला निकल आता है। तो बहरहाल सेल्स का कॉम्बिनेशन जो है वो कहलाता है बैटरी। बच्चे पेन से नहीं खेलें, पेन जरा रख लें, या पेन से खेलना है तो क्लास के बाहर जाके खेल लें। अब यहां पे जो है वो हमने दिया ऑल्टरनेटिव करंट, पूरा मेथड समझिएगा। अगर हम ऑल्टरनेटिव करंट सप्लाई करें तो क्या ये डीमैग्नेटाइज होगा या नहीं होगा। मैंने बीच में बातें इधर उधर कर दी, मगर बेसिक क्या बताया था, कॉपर का वायर, रबर कोटिंग नहीं हुई थी, मेटल था, मेटल कौन सा था, स्टील था, जब भी तो परमानेंट मैग्नेट है।
उसके ऊपर मेटल टू मेटल कांटेक्ट में आया, मेटल टू मेटल कांटेक्ट में आया, और मैंने वायर कनेक्ट कर दिया यहां पे ऑल्टरनेटिव करंट से, तो क्या ये डीमैग्नेटाइज होगा मैग्नेट, या और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा? या डीमैग्नेटाइज होगा, नहीं होगा? बस इतना बता दें। सवाल समझ में आया? नहीं, असल में जब जवाब समझ में नहीं आता तो अक्सर हम बोलते हैं सवाल ही समझ में नहीं आया। तो सवाल तो ये है, स्टील की बार थी, एक मैग्नेट थी, इसके ऊपर कॉपर का वायर टच करके पूरा बांधा, ऑल्टरनेटिव करंट दे दिया। अब ये डीमैग्नेटाइज होगा या नहीं होगा, ये सवाल है। जवाब नहीं आ रहा माइंड में, वो एक अलग बात। होगा या नहीं होगा, डीमैग्नेटाइज होगा या नहीं होगा? होगा डीमैग्नेटाइज। दो ऑप्शन है, आसान है ना, वरना बहुत सारे ऑप्शन बन जाता है। डीमैग्नेटाइज होगा, नहीं होगा? नहीं होगा? हाँ, नहीं होगा। वजह जो भी, आंसर सही है। वजह जो भी है, वजह को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, मगर आंसर सही है। अच्छा, अब इसी तरह से यहां पे नॉर्थ एंड साउथ है, इसके ऊपर फिर से कॉपर का एक वायर बांधा, इसको टच करके पूरा, और यहां से कनेक्ट कर दिया डायरेक्ट करंट, ये डीसी सप्लाई कर दिया। अब ये डीमैग्नेटाइज होगा या नहीं होगा? पहले ऑल्टरनेटिव करंट था, अब डायरेक्ट करंट है, डीमैग्नेटाइज होगा या नहीं होगा? हाँ, क्या बात है। हाँ, अभी भी डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। तो ये करंट पास कर रहे हैं, डीमैग्नेटाइज हो क्यों नहीं रहा भाई? कोई मेथड तो बताएं करंट से डीमैग्नेटाइजेशन का। जब करंट से मैग्नेटाइजेशन हो सकती है, तो करंट से डीमैग्नेटाइजेशन भी तो होनी चाहिए। असल में अल्फाजों पे गौर करें, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड से इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म होता है। मैग्नेटिक फील्ड से इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म होता है, या ये डीमैग्नेटाइजेशन होता है, करंट से थोड़ी होता। करंट से डेवलप होने वाली जो फील्ड है, वो मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करती। करंट थोड़ी मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करता है। मतलब मैंने बार बार एक ही बात बोली कि मेटल का वायर है, रबर कोटिंग उतार दी, डायरेक्ट इसको टच कर दिया, इसमें तो क्या होगा, मेटल के अंदर से करंट पास करता हुआ जा रहा है, कोई डीमैग्नेटाइजेशन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटाइजेशन या डीमैग्नेटाइजेशन होता है। इसीलिए जब आपने कभी थ्योरी में पढ़ा होगा, तो इस तरह से पढ़ा होगा कि भाई यहां पे कार्डबोर्ड का पीस रखा, एक कार्डबोर्ड का पूरा पीस रखा, मतलब जिस तरह से किचन रोल वगैरह होता है, टिश्यू पेपर खत्म हो गया या बीच में से निकाल लिया उसको, तो ये कार्डबोर्ड का रोल है। इसके अंदर जो है वो यहां पे रखा, अब मैग्नेट को एक साइड नॉर्थ, एक साइड साउथ, टच नहीं होना चाहिए। या तो रबर कोटेड है वायर, रबर कोटेड वायर को बांध दे और फिर ऑल्टरनेटिव करंट सप्लाई करें, वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। करंट मैग्नेट में से नहीं गुजरना चाहिए, करंट मैग्नेट में से गुजरा, कुछ भी नहीं होगा, ना मैग्नेटाइजेशन होगा ना डीमैग्नेटाइजेशन होगा, ठीक है। अब यहां पे इस तरह से रखा, इसके ऊपर वायर बांध दिया, क्या वायर टच हो रहा है मैग्नेट से? डायग्राम के अकॉर्डिंग तो टच नहीं हो रहा। अब सप्लाई करें ऑल्टरनेटिव करंट। अब ऑल्टरनेटिव करंट क्या है? पहले फॉरवर्ड, फिर एकदम से बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड। कंटिन्यूसली जब डायरेक्शन चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड के अंदर डेवलप हो रही है, वो भी कंटिन्यूसली डायरेक्शन को चेंज करेगा, और इस तरह से जो है ये मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। मतलब इसका नॉर्थ भी खत्म हो जाएगा और साउथ भी खत्म हो जाएगा, ये स्टील की रॉड, सिंपल स्टील रॉड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका मैग्नेटिज्म यहां तक आके इसमें से रिमूव हो चुका हो। यानी अगर डीमैग्नेटाइजेशन करना है, तो ऑल्टरनेटिव करंट होना चाहिए, और ऑल्टरनेटिव करंट होना चाहिए तो वायर को डायरेक्ट टच नहीं होना चाहिए मैग्नेट से, या मैग्नेट के अंदर से करंट को पास नहीं होना चाहिए। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड के अंदर डेवलप होती है, वो करंट के डायरेक्शन चेंज होने की वजह से कंटिन्यूसली डायरेक्शन को चेंज करेगी। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो सकता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या लिखा था डीमैग्नेटाइजेशन में? पहला पॉइंट क्या था? बाय स्ट्राइकिंग या हैमरिंग। सेकंड मेथड क्या होना चाहिए? बाय पासिंग ऑल्टरनेटिव करंट इन सराउंडिंग्स, बाय पासिंग ऑल्टरनेटिव करंट इन सराउंडिंग्स।
bypassing alternative current इन सराउंडिंग्स। सोलेनॉइड के थ्रू ये सारा काम करवा रहे हैं आपसे। अच्छा, दो मेथड हो गए। तीसरा मेथड है बाय हीटिंग अ मैग्नेट। बाय हीटिंग अ मैग्नेट, मैग्नेट को ज्यादा हीट करें ना तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, कोलिजन्स होते हैं, कोलिजन्स की वजह से मैग्नेटिज्म जो है वो सारा खत्म हो जाता है। ये तो डीमैग्नेटाइजेशन की हम बात कर रहे थे। अच्छा, बाहिर एक हैंडल लगा हुआ है जैसे वहां पे दरवाजे पे, ठीक है, दरवाजे पे जो हैंडल लगा हुआ है, अब वो बाहिर तो मेटल है, बाहिर तो नहीं पता चल रहा ना, हो सकता है मैग्नेट हो। फिजिकली देखने से तो पता नहीं चलता, कलर हो जाना अलग बात है। कलर नहीं हुआ हुआ तो बगैर कलर की भी तो मैग्नेट होता ही है। तो फिजिकल स्ट्रक्चर बाहर से देखने में तो नहीं पता चलता कि कोई मेटल जो है वो मैग्नेट है या नहीं है। मतलब इंटरनल डिफरेंस होता है, फिजिकल डिफरेंस तो नहीं होता कि मैग्नेट होगा तो बहुत रफ सरफेस होगी, मैग्नेट नहीं होगा तो बहुत स्मूथ एंड शाइनी होगा, ऐसा तो नहीं होता। बहुत स्मूथ शाइनी मैग्नेट भी होते हैं, कुछ रफ मैग्नेट्स भी होते हैं। यानी फिजिकल स्ट्रक्चर से बाहर से देखने से मैग्नेटिज्म का नहीं पता चलता कि कोई चीज मैग्नेट है या नहीं है, ठीक है। मगर इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस होता हो, कुछ आइडिया इसका कि इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता हो, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में? नहीं भाई, अगर कोई चीज मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ऐसे कहा जाता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में पेयर्ड मूवमेंट होती है। आउटर मोस्ट शेल में पेयर्ड मूवमेंट है। पेयर्ड मूवमेंट सारे तो कंप्यूटर साइंस वाले नहीं है ना, कुछ केमिस्ट्री वाले भी तो हैं, है ना। ये पेयर्ड मूवमेंट क्या होती है? हम इंटरनल शेल्स की तो बात ही नहीं कर रहे, एक्सटर्नल शेल्स में ये मैग्नेट नहीं, मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात हो रही। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस में जो आउटर मोस्ट वाला कोई भी शेल है, इसमें क्या होता है? पेयर्ड स्पिन होता है। पेयर्ड स्पिन। इलेक्ट्रॉन्स का तो पता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पता तो है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन यहां पे ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, कितने रिवॉल्व कर रहे हैं उससे कोई ताल्लुक नहीं है फिलहाल अभी। अब इनमें पेयर्ड स्पिन होता है। पेयर्ड स्पिन मतलब अगर एक मूव कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे एंटी क्लॉकवाइज एक स्पिन कर रहा है, सर्कल में तो घूम रहा है मगर अपनी जगह पे स्पिन करते हुए भी जा रहे हैं, अर्थ है सर्कुलर ट्रैक में घूम रही है, स्पिन भी कर रही है ना, इसी तरह की कंडीशन यहां पे भी है। ये वाला जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो राइट वाला इलेक्ट्रॉन है ये कैसे स्पिन कर रहा है? क्लॉकवाइज। जब पेयर्ड स्पिन होती है तो एंटी क्लॉकवाइज, एक स्पिन करता है एंटी क्लॉकवाइज, एक स्पिन करता है क्लॉकवाइज। थर्ड लास्ट की अच्छे बात नहीं करिएगा, बोर्ड पे देखिएगा, बीच में आप लोग जवाब देंगे चीजों। अब होता क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग से नॉर्थ पोल बनता है, और क्लॉकवाइज स्पिनिंग से जो है वो इमिटर, ये एंटी क्लॉकवाइज से इमिटर मतलब नॉर्थ, और क्लॉकवाइज स्पिनिंग से यहां पे एब्जॉर्बर बनता है मतलब साउथ। यानी इंटरनली ही लाइन ऑफ फोर्सेस इमिट होती हैं, और लाइन ऑफ फोर्सेस इमिट होकर यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं, किसी और चीज को अट्रैक्ट करने की इसमें सलाहियत नहीं होती। मतलब ये मैग्नेट नहीं है, ठीक है। मगर जो मैग्नेट होता है ना, उसका आउटरमोस्ट शेल बिल्कुल डिफरेंट होता है। मतलब अगर कोई चीज मैग्नेट है तो मैग्नेट के आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर्ड स्पिन होती है। मतलब अगर कहीं पे पूछा जाए ना कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, एक एटम है उसे मैग्नेटिज्म है, एटम मैग्नेट है, तो भाई क्यों है? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर्ड स्पिन है। अनपेयर्ड स्पिन मतलब क्या है कि भाई इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 5 के 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड स्पिन कर रहे हैं। अनपेयर्ड स्पिन मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में, और ये अनपेयर्ड स्पिन कर रहे हैं। मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों नहीं है कि एक से एमिटर बन रहा है कि एब्जॉर्बर बन रहा है, वहीं पे खत्म, कोई अट्रैक्शन डेवलप नहीं हो रही। यहां पे सब के सब क्या कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग कर रहे हैं, ठीक है। और रिसर्च के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि आफ्टर 180 डिग्री इनके स्पिनिंग का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है।
180 पे एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग थी, आफ्टर 180 क्या होगा, ये अपने डायरेक्शन को क्लॉकवाइज स्पिन करना शुरू कर देते हैं। इतनी डिटेल अभी तक पता चली है इसमें। अब यहां पे क्या होगा, अब ये फिर से क्लॉकवाइज पे आ गए, बाकी के 180 पे जाएंगे, बात नहीं, बाकी के 180 पे जाएंगे फिर से एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक साइड पे एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग 180 पे, और राइट हैंड साइड, ये जो राइट हैंड साइड का 180 है इस पे क्लॉकवाइज स्पिनिंग। एंटी क्लॉकवाइज की वजह से बनता है नॉर्थ पोल, और क्लॉकवाइज की वजह से बनता है साउथ पोल। एंटी क्लॉकवाइज से नॉर्थ, क्लॉकवाइज से साउथ, यानी सिंगल एटम भी क्या मैग्नेट है, सिंगल एटम भी हमेशा क्या होता है, मैग्नेट होता है, ठीक है। मतलब मैग्नेट का सिंगल एटम भी क्या मैग्नेट है, इसीलिए आप मैग्नेट को बीच में से तोड़ भी दें तो नॉर्थ साउथ अलग अलग होते हैं क्या, बाहर हो जाते हैं, इंटरनली नहीं होते, ठीक है। क्यों नहीं होते भाई, इसको समझने के लिए अगर हम कंडीशन देखें ना, तो ऐसी सिचुएशन है कि इसके अंदर जो भी एटम्स हैं वो एटम्स भी मैग्नेट की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। एटम का शेप ऐसा नहीं होता, सबको पता है, मगर इंटरनल क्या है, हर एटम को हम एक तरह का मैग्नेट कंसीडर कर रहे हैं। तो ये सबकी एक साइड जो है वो यहाँ पे नॉर्थ है, और सबकी एक साइड जो है वो यहाँ पे क्या है, साउथ है। इंटरनल ऐसा है, ऊपर बजायर हमने कलर किया हुआ होता है कि एक साइड पूरी इसकी नॉर्थ हो चुकी है और एक साइड जो है वो इसकी साउथ बन गई है। ये बेसिकली नॉर्थ सीकिंग पोल या साउथ सीकिंग पोल कहलाते हैं, मतलब एक सबके नॉर्थ किस तरफ है और सबके साउथ किस तरफ है, ये नॉर्थ साउथ होता है। इंटरनली नॉर्थ अलग साउथ अलग कोई चीज ही नहीं होती। इसी तरह की कुछ डायग्राम भी बनी हुई थी पेपर में कि बीच में से मैग्नेट को ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए। अब उसमें गलत डायग्राम ऐसी भी बनी हुई थी कि सब नॉर्थ हो गए, सब रेड हो गए, सब ब्लू हो गए, ऐसा थोड़ी हो सकता। अभी भी क्या होगा कि अगर इसको हमने ब्रेक भी कर दिया तो ब्रेकिंग के बावजूद यहां पे एक साइड इसकी अभी भी नॉर्थ है और एक साइड अभी भी साउथ है, मतलब ये वाली साइड अभी भी नॉर्थ और दूसरी साइड जो है वो क्या है, अभी भी इसमें साउथ ही है, मतलब नॉर्थ साउथ अलग अलग नहीं हुए हैं, सिर्फ सेपरेट हुए। आप ब्रेक करते रहिए, ब्रेक करते करते इसको एक एटम तक ले आइए, सिंगल एटम तक भी ले आएंगे ना तब भी इसमें मैग्नेटिज्म मेंटेन रहेगा, मतलब एक साइड अभी भी इसकी जो है वो नॉर्थ होगी और एक साइड जो है वो अभी भी साउथ होगी। ब्रेक करते करते हम इसको सिंगल एटम पे भी ले आए तब भी एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ, यानी आइसोलेटेड फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इज प्रैक्टिकली इंपॉसिबल। आइसोलेशन आइसोलेशन करना, नॉर्थ अलग साउथ अलग कर देना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। आप ब्रेक करें तब भी क्या होगा, आधा नॉर्थ आधा साउथ, उसको भी ब्रेक करें तब भी नॉर्थ आधा और आधा साउथ, इसी तरह से चलता रहेगा। ब्रेक करते करते सिंगल एटम तक ले आए तब भी एक साइड नॉर्थ है एक साइड साउथ है, एटम ब्रेक कर दें मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, मगर नॉर्थ अलग साउथ अलग डेवलप नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके लिए एक पॉइंट बना के लिख दीजिएगा, द फॉर्मेशन, पॉइंट बना के लिखना है, द फॉर्मेशन of isolated north, the formation of isolated north and isolated south the formation of isolated north and isolated south is practically impossible. The formation of isolated north and isolated south is practically impossible, is practically impossible. सही भाई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करें, है तो याद करनी पड़ेगी प्री इंजीनियरिंग वालों को, मतलब जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं। बाकी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती होगी ना, वो एसपीडीएफ वगैरह करके नहीं करते थे, मुझे भी नहीं आती है, उस काम वाली आती है। एस कितना होता है, एस पी डी एफ ऐसे होता था ना, एसपीडीएफ होता था। एस कितना होता है 2, पी कितना होता है 6, डी कितना होता है, इसमें 5 होता है, मैग्नेट में 5 होते हैं। मैग्नेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है S2P6D5। जिन्होंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी याद कर लें, ऐसे ही होता है, इसका नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नेट, क्या है S2P6D5, बस ये ऐसे ही होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती ना, उनको समझना होता है, बस याद रखना होता है। बहुत सारे लोग रिश्तेदार, टाइम ज़ाया करने की जरूरत भी नहीं है, केमिस्ट्री पढ़नी नहीं है तो भाई बस याद होना चाहिए। असल में होता क्या है, गैस शेल इस तरह का है,
सेकंड में भी पेयर्ड मूवमेंट हो रही होती है। इसमें जो है वो अनपेयर्ड स्पिन है। तो ये लास्ट वाला जो शेल है इसमें अनपेयर्ड स्पिन जो है वो डेवलप हो रही होती है, जिसकी वजह से डी हमेशा 5 होता है। जना पेयर्ड है, मैग्नेटिक सब्सटेंस भी क्या सब पेयर्ड है, ठीक है। मगर होता क्या है कि जब उसको मैग्नेटाइज करते हैं ना तो वो अनपेयर्ड हो जाता है। जब वो अनपेयर्ड हो जाएंगे किसी ना किसी मेथड के थ्रू, वो अनपेयर्ड हो गए तो उसका मतलब वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू हो जाए। अच्छा, मैग्नेट डीमैग्नेटाइजेशन की तो बात कर ली, मगर मैग्नेट इंटरनल ये था, सही है। फॉर्मेशन ऑफ आइसोलेटेड नॉर्थ, आइसोलेटेड साउथ इम्पॉसिबल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, S2p6d5। स्ट्रक्चर बहुत मुश्किल है कि एग्जाम में आए, बेसिक इतनी मैक्सिमम चीजें ये आ सकती हैं, ठीक है। अब जो अगर आप मैग्नेटिज्म डेवलप करें, अब मैग्नेटिज्म डेवलप करें भी तो डीमैग्नेटाइजेशन से लिंक करके हम कुछ चीजें पढ़ रहे थे। एक बिल्कुल सिंपल सा सवाल, ये फैक्ट बेस है, कोई लॉजिक बेस नहीं है। एक इलेक्ट्रिक चार्ज अगर स्टैटिक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिकल चार्ज है, तो इसके सराउंडिंग में कौन सी फील्ड होगी? इसके सराउंडिंग में कौन सी फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यही चार्ज अगर मूविंग कंडीशन में हो तो ये चार्ज पॉजिटिव था, नेगेटिव था, जो भी था, ये मूविंग कंडीशन में, मतलब मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज के सराउंडिंग में कौन सी फील्ड डेवलप होती है? अच्छा, थोड़े से ऑप्शन दे देते हैं ताकि गलती का चांस तो बढ़े कुछ। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और फालतू में परेशान होने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। भाई मूविंग चार्ज के सराउंड में कौन सी फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड? अगर आप चाहें तो आपके लिए आसानी भी कर सकते हैं, 50-50 का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, 50-50 का ऑप्शन यूज करें। कौन से दो हटा दें? ए और बी। चलो, ए और बी हटा दिए, ऑप्शन सी। चले भाई, पूरा सवाल गलत हो गया क्योंकि सही ऑप्शन तो हटा दिए थे। सही ऑप्शन तो दोनों आप लोगों ने हटवा दिए, तो फिर तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये दो ऑप्शन एक जैसे हैं और गलत है। बहुत सारे ऑप्शन एक जैसे होते हैं और गलत होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज के सराउंडिंग में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो फोटोन के सराउंडिंग में होती है, और वो न्यूट्रल होता है, वो किसी भी चीज से अट्रैक्ट भी नहीं होता, रिपेल भी नहीं होता। फोटोन ट्रेवल कर रहा है, एनर्जी बंडल क्वांटा, ठीक है। अगर ये एनर्जी बंडल ट्रेवल कर रहा है तो इसमें ऐसा होता है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो इसके सराउंडिंग में होती है, ये फोटोन है, क्वांटा, ठीक है। मगर अभी जो चार्ज है वो ट्रेवल कर रहा है, तो मूविंग चार्ज के सराउंडिंग में कौन सी फील्ड होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। इसी से तो लिंक करता हुआ मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल था। मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल। भाई बात नहीं, बात नहीं, बात नहीं। तो थोड़ी देर में क्लास खत्म करेंगे फिर सारी बातें कर लीजिएगा। एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड,
हमें डेरिवेशन नहीं चाहिए, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा होता है, टॉ इज इक्वल टू एन आई बी ए कॉस अल्फा होता है, वो भी लिख लेंगे, एक फॉर्मेलिटी है वो, मगर मेन चीजें तो डिफरेंट है सारी। करंट फ्लो करके जा रहा है अपवर्ड। अब करंट के फ्लोइंग के लिहाज से, करंट में क्या चार्ज फ्लो कर रहा होगा ना करंट में भी, और मूविंग चार्ज के सराउंडिंग में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। यहां से कॉन्सेप्ट सही होगा तो आगे जाके भी सही होगा। तो मूविंग चार्ज के सराउंडिंग में कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, इसे मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो करंट तो चार्ज की फॉर्म में फ्लो कर रहा है, तो इसके सराउंडिंग में भी क्या होगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या बनेगा, इसके लिए यूज करेंगे राइट हैंड रूल। इसके लिए यूज करेंगे राइट हैंड रूल, ठीक है। राइट हैंड रूल में थंब और फिंगर्स 90 पे होने चाहिए। पहले थंब और फिंगर जरा 90 पे रख के देखें। राइट हैंड रूल की एक खासियत है, एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है कि ये राइट हैंड से अप्लाई होता है। अजीब सी बात है मगर है, क्या करें, मजबूरी है। और ये साइंटिस्ट इस तरह के होते हैं ना, इनके रूल से आप ऑपोजिट जाए ना, ये ख्वाब में आ जाता है। दूसरी तरह बिल्कुल ख्याल से तरीके से ना, तो ये राइट हैंड रूल है, तो क्या करेंगे, सीधे हाथ से अप्लाई करें। सीधा हाथ समझ में नहीं आ रहा कौन सा, किसी से पूछ लें कौन सा है, मेरा सीधा हाथ कौन सा, वो बता देगा, ठीक है। या फिर टैटू बनवा ले, ये नहीं होता, ईयरबड्स पे बने होते हैं राइट लेफ्ट ऐसे करा ले। तो बाय कंडीशन क्या है कि भाई प्लेसिंग कैसे करनी है, व्हेन वी प्लेस अ थंब ऑफ राइट हैंड साइड इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट। बराए मेहरबानी इसमें थंब यूं करके इधर उधर नहीं लेके जाइएगा कहीं पे भी, ठीक है। थंब का डायरेक्शन इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट होना चाहिए, तो फिंगर्स की कर्लिंग, फिंगर्स की टर्निंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। व्हेन वी प्लेस अ थंब ऑफ राइट हैंड साइड इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द कर्लिंग या टर्निंग ऑफ फिंगर्स शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है। मतलब इस वायर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जरा देखिएगा, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पे इस तरह से पूरी डेवलप होगी, ठीक है। किस तरह से डेवलप होगी अभी ड्रॉ करके दिखाते हैं इस पे। मैग्नेटिक फील्ड का ये वाला डायरेक्शन होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन कैसे बन रहा है, सबको बात समझ में आ रही है। अभी पूछा तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ बताया, ठीक है, कि थंब का डायरेक्शन इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट, देन फिंगर्स की जो कर्लिंग है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है अराउंड इट, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, दो पैरेलल वायर्स हैं, सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है। करंट की वजह से सराउंडिंग में कौन सी फील्ड डेवलप होती है, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब दो वायर्स हैं, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड है, और इतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि आपस में मिल रही है, फील्ड आपस में मिल रही है दोनों वायर्स, ठीक है। तो फील्ड मिलने से इन वायर्स में अट्रैक्शन होना चाहिए या रिपल्सन होना चाहिए। राइट हैंड साइड वाला वायर उसकी भी फील्ड होगी, लेफ्ट हैंड साइड वाला वायर उसकी भी फील्ड होगी, फील्ड मिल गई आपस में, तो फील्ड मिलने से इनमें अट्रैक्शन होगी, रिपल्सन होगी। रिपल्सन, गलत आंसर, अट्रैक्शन होगी। असल में सेम डायरेक्शन में मूव करती है, ये कोई सेम चार्जेस नहीं है, सेम पोल नहीं है, फील्ड है। सेम डायरेक्शन में जो फील्ड्स होती हैं ना, वो आपस में एक दूसरे को एब्जॉर्ब कर लेती है, और ऑपोजिट डायरेक्शन की जो फील्ड्स होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर देती है। प्रैक्टिकल एविडेंस क्या है भाई, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोल अगर लगे हुए हैं तो इलेक्ट्रिक पोल पे वायर जा रहे हैं। जी बेटे, अच्छा सर आप हैं, आइए। इतने अच्छे इतने तमीज से बोल रहे हैं तो हम समझे स्टूडेंट ही होंगे यार। इंसान तो हमेशा सीखने के लिए तो आया होगी जिंदगी में। और ये भी याद रखना है कि सिर्फ पढ़ाई सीखने के लिए नहीं आया है, ऐसे तो फालतू में मर जाएगा इंसान, फायदा क्या। अब इनमें भी क्या होता है, सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, इन वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तीन फेस के वायर हो गए, एक न्यूट्रल का हो गया, ठीक है। न्यूट्रल के वायर का काम क्या होता है, न्यूट्रल का वायर कौन से रंग का होता है, ये सब है एप्टीट्यूड टेस्ट में, ठीक है, जो हम थ्योरी में नहीं पढ़ते। बहरहाल
अब सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में करंट की वजह से वायर्स में अट्रैक्शन होती है, और अट्रैक्शन की वजह से वायर मिल जाते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसीलिए देखिएगा कभी बीच में सेपरेटर लगाने होते हैं, इसके सेपरेटर हमारे यहां नहीं होते क्योंकि हम लोग के इलेक्ट्रिक का बिल नहीं देते, तो इन्होंने के इलेक्ट्रिक वालों ने लकड़ियां बांधी हुई होती हैं वायर्स के बीच में। कभी देखिए तारों के बीच में लकड़ियां बांध के वायर को दूर दूर किया हुआ होता है। ये सेपरेटर्स लगाने की वजह ये है कि अट्रैक्शन की वजह से वायर आपस में मिल जाते हैं। तो जब भी सेम डायरेक्शन होगा, सेम डायरेक्शंस में फील्ड इंटरप्शन की वजह से ये वायर्स हमेशा आपस में मिलेंगे, मतलब इनमें अट्रैक्शन डेवलप होगा। हाई टेंशन वायर देखें, हाई टेंशन वायर जो हाईवे वाली साइड से जा रहे हैं तो स्क्वायर की फेज फॉर्म में जा रहे होते हैं। ऑब्जर्व करिएगा, जो एस टी लाइन होती है 11,000 वोल्ट पे, अब वो वायर स्क्वायर की फॉर्म में कॉर्नर्स पे जा रहे होते हैं ना, तो बीच में मल्टीप्लीकेशन के मार्क मार्क से लगे होते हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद। वो इसीलिए लगे हुए हैं कि भाई सेम डायरेक्शन में करंट है, तो वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मिलेंगे, शॉर्ट सर्किट होगा, आग लगेगी, इसलिए बीच में सेपरेटर्स लगाना लाजमी है। अगर एक वायर से करंट जा रहा हो कराची से हैदराबाद, दूसरे से हैदराबाद से कराची, ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाए, क्या होगा? फिर कोई सेपरेटर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर तो इनमें रिपल्जन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बाई कंडीशन अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हो, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट ट्रेवल करते हुए हमेशा ऐसे वायर्स में रिपल्जन होती है। तो सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा रिपल्जन होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब यहां पे एक कंडीशन बना के देखता है, और उस कंडीशन को थोड़ा चेंज कर करके भी दिया हुआ होता है। कहा जा रहा है कि करंट जो है वो ट्रेवल कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट, करंट ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, और हम देख रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट, ये डायरेक्शन में फंसा दिया। आधे लोग तो ईस्ट वेस्ट में ही फंस जाते हैं, जब आधे से ज्यादा लोग राइट लेफ्ट में ही परेशान हो जाते हैं, राइट कौन सा लेफ्ट कौन सा है, तो ईस्ट वेस्ट तो बहुत दूर की बात है भाई। ठीक है, तो ये बेसिक्स हैं, ये पता होनी चाहिए। हम लोग सारी चीजों से असल में इतना दूर निकल चुके हैं कि हम यहां भी भूलना शुरू हो जाते हैं। रोड पे जा रहे होते हैं, किसी को बता रहे होते हैं सीधा हाथ पे मुड़ो, सीधे हाथ पे, वो कौन सा सीधा हाथ, मतलब यही गलत बता रहे होते हैं। तो ईस्ट वेस्ट तो बहुत दूर की बात है, ईस्ट वेस्ट साउथ एंड नॉर्थ। ठीक है, क्या कहा गया कि करंट जा रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, करंट जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट, डायरेक्ट डायग्राम नहीं बना रहा, आसान हो जाएगा, तो इसलिए सोचें करंट जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट, हम देख रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट। देखिए जवाब समझ में नहीं आए वो एक अलग बात, सवाल क्या है? करंट कैसे जा रहा है? वेस्ट टू ईस्ट, याद कर लें सवाल। करंट जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट, हम कैसे देख रहे हैं? ईस्ट टू वेस्ट। तो अब वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी वो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी? हाँ, आप बिल्कुल खामोश रह के सोचते रहे थोड़ी देर तक, चाय भी तो खत्म करनी है। भाई सवाल समझ में आया सबके? जवाब आया? हाँ, ये अच्छी बात है। मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए सबसे पहले कि सवाल समझ में आ गया, जवाब समझ में नहीं आ रहा है, तो ये अच्छी बात है। शाबाश। भाई आसान काम क्या है, जब भी करंट के डायरेक्शन में देखेंगे, करंट का डायरेक्शन और आपके विजन का डायरेक्शन अगर सेम है, तो फील्ड हमेशा क्लॉकवाइज डेवलप हो, फील्ड हमेशा क्लॉकवाइज डेवलप हो। और आपके विजन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो फील्ड हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डेवलप हो। करंट के डायरेक्शन में देखेंगे तो फील्ड क्लॉकवाइज, और करंट के डायरेक्शन से ऑपोजिट देखेंगे तो फील्ड हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आई? ये समझ में आने वाली बात ही नहीं थी, याद करने वाली बात है। करंट के डायरेक्शन में अगर आप देख रहे हैं तो फील्ड क्लॉकवाइज, करंट के डायरेक्शन से ऑपोजिट देख रहे हैं तो फील्ड क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब कैसे, जरा इसको समझिएगा। भाई साहब बात समझ में आ रही है? यार ये इतनी अच्छी वाली पेंसिल नहीं खरीदा करें, जिसमें बड़ी अच्छी सी स्मेल आ रही होती है, कभी बबल गम की समथिंग, पर उनको खाने का दिल चाहता है।
ये नहीं 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 खेलेगा। करंट जा रहा है राइट, सही है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। मतलब करंट का डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट, सही है। और हमारा विजन का डायरेक्शन भी अभी फॉर एग्जांपल सेम है, मतलब हम भी इसी डायरेक्शन में ही देख रहे हैं। हमारी आई इधर है, हमारा देखने का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन सेम, ठीक है। फील्ड कैसे डेवलप होनी है वो तो मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल से पता चल ही जाएगा। करंट के डायरेक्शन में थंब रखा, फिंगर्स की कर्लिंग ऐसे है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पूरी ऐसे डेवलप हो। मतलब आप अगर फॉर एग्जांपल करंट के डायरेक्शन में देख रहे हैं, ये वायर है, वायर में करंट जा रहा है, आपने थंब रखा करंट के डायरेक्शन में, ऐसे पेन को रखें, पेन को रखें इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब पेन की जो नेब है ना उसको कवर हटा दें, हाँ, और इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाओ ताकि पता चले कि पेन की जो नेब है, जो जो दिया हुआ है, ये फॉरवर्ड जा रहा है। अब थंब को रखें करंट के डायरेक्शन में और फिंगर्स की कर्लिंग करके देखें, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे बन रहा है, क्लॉकवाइज, थोड़ा ऊपर गिर गया, हाथ ऊपर गिर गया, ऐसे नीचे गए, इधर उधर नहीं, छुपाने की कोई बात नहीं है इसमें। करंट का डायरेक्शन आई के डायरेक्शन में लाए, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखें और फिंगर्स की कर्लिंग करके देखें, स्लो स्लो, बिल्कुल स्लो स्लो। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे बन रहा है, क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे बन रहा है, क्लॉकवाइज, सही है, बात समझ में आई सबके, कि जब हम करंट की डायरेक्शन में देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे बनना चाहिए, क्लॉकवाइज बनना चाहिए, क्योंकि आपका थंब जो पॉइंट कर रहा है आपके भी विजन का डायरेक्शन सेम है। तो करंट यानी थंब और आपकी आई सेम डायरेक्शन में, तो इसका मतलब है फील्ड हमेशा क्लॉकवाइज डेवलप होना चाहिए। इसके लिहाज से फील्ड कैसे बनेगी, क्लॉकवाइज। मगर कोई ऐसा शख्स है जो यहां से बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है, उल्लू जैसी आंखों से। अब इसके लिहाज से अगर हम देखें तो इसके लिहाज से डायरेक्शन क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। सोचें आप करंट आपकी तरफ आ रहा है, ऐसे रखें, मतलब ये थंब जो है वो आपकी तरफ पॉइंट करना चाहिए। थंब, कोशिश करें सीधा ढूंढे कौन सा है, हाँ। फिर जो है थंब को जो है वो रखें पेन के डायरेक्शन में, थंब को रखें ऐसे स्ट्रेट रखें, थंब को ऐसे रखें पेन के डायरेक्शन में, सही है। और पेन की नब अपनी तरफ कर दें। अब फिंगर्स की कर्लिंग कैसे हो रही है, क्लॉकवाइज हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। यानी जब आपके विजन का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन उल्टा है, ऑपोजिट है, तो फील्ड कैसे डेवलप होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो करंट के डायरेक्शन में देखने से क्लॉकवाइज और करंट के डायरेक्शन से ऑपोजिट देखने में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। यहां तक बात समझ में आ रही है। आज की क्लास बस यहां तक रखते हैं, इंशाल्लाह कमिंग क्लास में फिर ये सोलेनॉइड, सोलेनॉइड पे राइट हैंड ग्रिप रूल कैसे अप्लाई होते हैं, फिर फॉर्मूलाज हैं फोर्स के, उन पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे अप्लाई होता है, ये सारा काम इंशाल्लाह अपकमिंग क्लास में कंटिन्यू करें। यार मैं तो इस चीज